नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और एक ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक की पिछली कक्षाओं ने अपने सरकार के विभिन्न अंगों के संबंध में पढ़ा, अपने बात की केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार के तीनों महत्वपूर्ण अंगों के रूप में बात की। उसके बाद चर्चा की अपने राज्य सरकार को लेकर। आज दोस्तों, लोकतंत्र का जो तीसरा स्तर है सरकार का, जिसे स्थानीय स्वशासन के रूप से जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे, भारत गांवों का देश है। अगर भारत की आत्मा के दर्शन करने हैं तो गांव में जाइए। और उनका तो सपना था कि हिंदुस्तान की जो शासन व्यवस्था है वो गांव के द्वारा ही संचालित हो। गांव के द्वारा संचालित होने से मतलब स्थानीय जनता के द्वारा वोट देकर स्थानीय स्वशासन के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका चुनाव किया जाए, फिर उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सरकारों का गठन किया जाए, और राज्य सरकार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा केंद्र सरकार के सदस्यों का चुनाव किया जाए। पार्टी सिस्टम का विरोध करते थे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण भी। महात्मा गांधी की स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में गहरा विश्वास था, और पंडित नेहरू की बापू के विचारों में गहरी आस्था थी। लेकिन दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि टॉपिक अपना स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, दो स्तरों की बात यहां पर अपन करेंगे। एक बात करेंगे पंचायती राज की, और दूसरी बात करेंगे नगरीय निकाय की। दोस्तों, ये जो स्थानीय स्वशासन है ये राज्य सूची का विषय है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। लॉर्ड रिपन 1882 में वाइसराय हुआ करते थे भारत के, और इसी समय अनेक स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का गठन किया गया, और इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता का जनक या पिता कहा जाता है। पहली बात, चूंकि उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि पंचायतों के द्वारा ही हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। पंडित नेहरू की गहरी आस्था थी महात्मा गांधी के विचारों में। हालांकि महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हो गई, लेकिन पंडित नेहरू उनके थॉट्स को, उनके विचारों को फॉलो करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में ये प्रावधान लिखवाया गया कि राज्य पंचायतों का गठन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। जब नीति निर्देशक तत्व, जब डीपीएसपी का टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था, भारतीय संविधान का भाग 4, उसका अनुच्छेद 40 जब डिस्कस किया था तो वहां पर भी आप लोगों को बताया था मैंने। और उस वक्त ये बात मैंने कही थी कि जब पंचायती राज का जब टॉपिक आएगा तो वापस से रिकॉल होगा ये आर्टिकल 40। तो अनुच्छेद 40 में प्रावधान करवाया गया कि राज्य पंचायतों का गठन करेंगे, राज्य पंचायतों का गठन करेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही देश का संविधान लागू हुआ तो एक बात तो तय थी
कि चूंकि अनुच्छेद 40 का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में था और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं नीति निर्देशक तत्व, केवल स्टेट्स को, केवल राज्यों को एक निर्देश के रूप में प्राप्त है, और जिसका परिणाम यह हुआ कि अनिवार्य रूप से राज्यों के द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। उसके बाद 1952 में 1952 में 1952 में पंडित नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जो असफल रहे, विच वॉज अनसक्सेसफुल। शॉर्ट में से साविका कहा जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। असफल रहे ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी जांच के लिए जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया गया बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। वही बलवंत राय मेहता जो आगे जाकर गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, और बलवंत राय मेहता के द्वारा दिसंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे मेहता रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे मेहता मॉडल कहा जाता है। मेहता रिपोर्ट या मेहता मॉडल। क्या रिपोर्ट दी बलवंत राय मेहता ने? उन्होंने कहा कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हैं, इनको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। केवल केंद्र और राज्यों के स्तर तक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र स्थानीय स्तर तक विकेंद्रित होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए। अब दोस्तों, त्रिस्तर से क्या मतलब था? त्रिस्तर से मतलब था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होंगी, दूसरा खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी, तीसरा जिला स्तर, जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद होगी, और साथ में यह निर्धारित कर दिया गया कि तीनों ही स्तरों पर 3 प्रशासनिक अधिकारी होंगे। ग्राम स्तर का जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो वीडीओ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वीडीओ। दूसरा, वीडीओ का मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी। खंड स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो बीडीओ कहलाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। और तीसरा
जिला स्तर पर, जिला परिषद पर जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो दोस्तों CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है कि जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला परिषद का, वो क्या कहलाता है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब देते हैं जिला कलेक्टर। क्या जवाब देते हैं? जिला कलेक्टर, जो गलत है दोस्तों। क्लियर? तो क्या कहा मेहता मॉडल में? क्या कही गई बात कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होंगी जिसका प्रशासनिक अधिकारी होगा VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका प्रशासनिक अधिकारी कहलाएगा BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद होगी जिसका प्रशासनिक अधिकारी कहलाएगा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों इसे मेहता मॉडल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसे मेहता मॉडल कहा गया। अब इसके आगे की कहानी की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव है, नागौर, राजस्थान। क्या हुआ 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी, नागौर, राजस्थान में? तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री ML सुखाड़िया, इन दोनों के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई दोस्तों। पंचायती राज की स्थापना की गई। अब उम्मीद जगी कि शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 को 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई। तो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी, नागौर, राजस्थान में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, पंचायती राज की व्यवस्था हुई, पंचायती राज की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि पंचायती राज के प्रथम चुनाव कौन से राज्य में हुए? तो उस कंडीशन में आपका जवाब राजस्थान नहीं होगा, उस कंडीशन में आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों स्थापना तो हो गई, लेकिन चूंकि संवैधानिक दर्जा इन संस्थाओं को नहीं था और संवैधानिक दर्जा न होने के कारण विभिन्न राज्यों के द्वारा इसकी स्थापना से इनकार कर दिया गया। राज्यों ने स्थापना नहीं की। इसके बाद के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो आगे जाकर 1977 में 1977 में जब आम चुनाव होते हैं लोकसभा के और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। अशोक मेहता समिति 1977 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं मैं, मोरारजी सरकार को लेकर बहुत सारी बातें बता चुका हूं, 44वें संविधान संशोधन को लेकर बहुत सारी बातें बता चुका हूं। अब दोस्तों इस समिति ने सुझाव दिया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए और इस समिति ने यह भी कहा कि मंडल पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। साथ में SC/ST के आरक्षण की बात भी कही।
अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या कही कि त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय होना चाहिए मॉडल। साथ में क्या कहा कि मंडल पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। दोस्तों, साथ में यह भी कहा कि जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन राजनीतिक दलों को भी पंचायत चुनाव में भाग लेना चाहिए, पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर राजनीतिक दल, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शंस में अगर डायरेक्टली रोल प्ले करेंगी तो ऑटोमेटिक इसकी महत्ता बढ़ जाएगी, इस चुनाव की ऑटोमेटिक लोगों का क्रेज, लोगों का इंटरेस्ट इसके प्रति बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 1985 में 1985 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण समिति का गठन हुआ जिसे जीवीके राव समिति कहा जाता है। जीवीके राव समिति कहा जाता है। और जीवीके राव समिति ने क्या कहा कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नाम से एक नया पद गठन किया जाना चाहिए। क्या कहा कि जिला स्तर पर पिछली कक्षाओं में कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर बिल्कुल बोर्ड को कवर करके रखते हो आप, कुछ दिखता नहीं है हमारे को, सारी बातें बोर्ड के सामने खड़े खड़े आप लोग कहते हो, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड के साइड में होकर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या कहा दोस्तों कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त, जिला विकास आयुक्त के पद का गठन किया जाना चाहिए, कहा गया जीवीके राव समिति के द्वारा। दोस्तों, अब उस महत्वपूर्ण समिति का गठन किया जाता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों 1986 में, और एक और समिति का गठन किया गया जिसे आप लोग जानते हैं LM सिंघवी समिति के नाम से, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इस समिति ने दोस्तों क्या सुझाव दिया कि पंचायत राज की स्थापना होनी चाहिए, साथ में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा। दोस्तों, इसी समिति के सुझावों के आधार पर पीवी नरसिंह राव सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। लागू फिर बाद में 1993 और 1994 में होते हैं ये। तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, और इन्हीं संविधान संशोधनों के द्वारा क्रमशः 73वें के द्वारा पंचायती राज को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, क्या किया गया? पहले 1985 ईस्वी में जीवीके राव समिति का गठन हुआ। इस समिति ने क्या कहा कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के एक पद का गठन किया जाना चाहिए। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया, और इसका सुझाव था कि ये सारी चीजें करने से कुछ नहीं होगा, जब तक संवैधानिक दर्जा इन संस्थाओं को नहीं मिलेगा तब तक स्टेट
इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं करेंगे, और जब तक अनिवार्य रूप से लागू नहीं करेंगे तब तक पूरे भारत देश में एक समान स्थानीय स्वशासन लागू नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसी अनुशंसा के आधार पर पीवी नरसिंह राव सरकार ने भारतीय संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए, 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इन्हीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्रमशः 73वें के द्वारा पंचायती राज को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी को लेकर चर्चा करते हैं अपन। इस संशोधन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जो मेहता मॉडल है, जो मेहता प्रारूप है, इस मेहता मॉडल को अपनाया गया दोस्तों, जिसके अंतर्गत इन संस्थाओं का जो कार्यकाल है, आज इस क्लास में अपन केवल पंचायती राज को लेकर बात करेंगे, अगली क्लास में फिर नगरीय निकायों को लेकर बात करेंगे। संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। क्या कहा गया? 5 वर्ष होगा इन संस्थाओं का कार्यकाल। दोस्तों, इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ दी गई, और नई अनुसूची कौन सी थी? 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल। इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 में 243 से लेकर 243 ओ तक, हिंदी में अगर बात कर तो अणे तक, 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया। पंचायती राज संस्थाओं संबंधित जितने प्रावधान हैं उनका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद याद रखिएगा, 243 से लेकर 243 ओ इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों। और ये टोटल अनुच्छेद कितने हैं? ये 16 अनुच्छेद हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो जो ABCD सीखी है उसमें 16वें नंबर पे तो P आता है, आप O कैसे बता रहे हो? एक खुद 243 खुद A B C D E F G H I J K L M N O, कुल 16 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 O तक, ये 16 आर्टिकल्स जोड़े गए दोस्तों। साथ में 29 विषय जोड़े गए, 29 सब्जेक्ट जोड़े गए इस अनुच्छेद के अंतर्गत, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रमुख विषयों की अगर मैं बात करूं इन 29 विषयों में से, तो चूंकि गांवों से संबंधित प्रमुख विषय क्या हो सकते हैं दोस्तों? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वाचनालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, एक्सेट्रा इत्यादि। तो दोस्तों, मेहता मॉडल को अपनाया गया। संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 29 विषय जोड़े गए, जिनमें से प्रमुख कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा वाचनालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, महिला विकास, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी चर्चा अपन आगे करेंगे दोस्तों। तो ये 29 विषय इसके अंतर्गत जोड़े गए दोस्तों। साथ में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान कर दिया गया दोस्तों, और वो प्रावधान क्या था कि इन संस्थाओं में आरक्षण का प्रोविजन भी रखा गया, रिजर्वेशन। और आरक्षण की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को 50% आरक्षण, 50% रिजर्वेशन, ओबीसी को 21%, और जो SC ST थे
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों। अब अगर और आगे मैं बात करूं इस संदर्भ में, तो इन संस्थाओं के चुनाव के संदर्भ में जो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो किया गया दोस्तों अनुच्छेद 243 के में। 243 के निर्वाचन आयोग। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग या फिर भारतीय राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन पंचायत राज संस्थाओं के जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कंप्लीट करवाए जाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंप्लीट करवाए जाते हैं दोस्तों। ये एक सदस्यीय आयोग होता है, एक सदस्यीय आयोग होता है। साथ में अगर इसके कार्य के संदर्भ में मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसका मुख्य कार्य है पंचायती राज और नगरीय निकाय के जो इलेक्शन है, जो चुनाव हैं, वो चुनाव संपन्न करवाना। नगरीय निकाय के चुनाव। क्लियर। अब दोस्तों इसके कार्यकाल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि जो निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयुक्त होगा, तो कार्यकाल इसका होगा 5 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु, 65 इयर्स ओल्ड। कार्यकाल या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो। अब आप कहेंगे कि सर ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये क्वेश्चन तो मत कीजिए आप लोग, क्योंकि पहले ही बता चुका मैं, जब राज्यपाल का टॉपिक आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया तो आपको बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग, उसके अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, उनका नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति। क्लियर। अब अगर निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में मैं बात करूं, तो इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, इसको शपथ भी राज्यपाल दिलवाता है दोस्तों। अब आप बात करेंगे सर हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों हटाने को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों को जिस प्रक्रिया, जिस आधार पर हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर किस आधार पर? बात कर चुका, लेकिन फिर बताना चाहूंगा आप लोगों को। वही सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोप अगर किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर साबित हो जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो 1 जुलाई 1994 को 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये कुछ प्रमुख प्रावधान निर्वाचन आयोग को लेकर, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के में किया गया है, कितना कार्यकाल होता है, कौन नियुक्ति करता है, कौन शपथ दिलाता है, किस प्रकार से इसे हटाया जाता है, तमाम चीजों को लेकर अपने चर्चा की दोस्तों। अब अगला प्रावधान इस 73वें संविधान संशोधन का अपन पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 243I को लेकर। अनुच्छेद 243I। अब आप कहेंगे 243I से क्या मतलब है? 243I का मतलब है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। दोस्तों वित्त आयोग के संदर्भ में भी मैंने जब राज्यपाल का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति और उसके सदस्यों के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरी बात की थी, इसका जो कार्यकाल है
5 वर्ष का होता है। कार्य क्या होता है इसका? तो राज्य सरकार से बजट, अनुदान, धन पंचायत राज संस्थाओं तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किसका है दोस्तों? वित्त आयोग का है, फाइनेंस कमीशन का है। राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है, 5th फाइनेंस कमीशन, और उस 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर ज्योति किरण। ज्योति भी है, किरण भी है, डॉक्टर ज्योति किरण। इससे पहले बीडी कल्ला साहब 4थे वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को लेकर क्या प्रावधान है, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में 1994 में लागू हुआ। ऑल इंडिया लेवल की अगर मैं बात करूं तो 1993 में ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जबकि राजस्थान में 1994 में लागू हुआ, 1994 में लागू हुआ दोस्तों ये। अब एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो यहां से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थान की वह कौन सी पहली रियासत थी जहां पर पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए कानून बनाए गए और पंचायत राज संस्थाओं के लिए राजस्थान में पहली बार चुनाव कब हुए? तो दोस्तों 1928 में बीकानेर जो देसी रियासत थी, महाराजा गंगा सिंह जिसके महाराजा हुआ करते थे, उस बीकानेर रियासत में पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए कानून बनाए गए दोस्तों। कानून बनाए गए, पहली बात। दूसरा, 1960 में राजस्थान में पहले पंचायती राज चुनाव हुए। पंचायती राज चुनाव राजस्थान में पहली बार कब हुए? 1960 में, 1960 ईस्वी में। एक और फैक्ट की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा कि 1983 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान विकास नाम से एक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। तो 1983 वही 1983 जब 25 जून 1983 को कपिल देव ने भारत के लिए पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों। तो 1983 में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के द्वारा राजस्थान विकास पत्रिका का शुभारंभ किया गया। आगे की कहानी की अगर अपन बात करें तो दोस्तों 1984 में 1984 में एक संस्था का गठन किया गया जयपुर में, जिसे आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। इंदिरा गांधी पंचायती राज व विकास संस्थान, इसकी स्थापना की गई जयपुर में। जेएलएन मार्ग पे है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर ये संस्था स्थापित है। उसके बाद के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो पंचायती राज दिवस है, एक बेहद फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट आप लोग। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ये बेसिक कुछ फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। अब आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले ग्राम सभा को लेकर। बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है पंचायती राज का, ग्राम सभा। ग्राम सभा को लेकर बात करेंगे सबसे पहले।
अब ग्राम सभा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके सदस्य कौन होंगे। तो ग्राम सभा में जितने भी जो पंजीकृत मतदाता हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वे सारे पंजीकृत मतदाता इस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अब आप लोग कहेंगे सर इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। सरपंच के द्वारा इस ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। दोस्तों ग्राम सभा के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि वर्ष में इसकी 4 अनिवार्य बैठकें होती हैं। 4 अनिवार्य बैठकें, नोट साथ साथ बनाते जाइए आप लोग दोस्तों, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो सारा का सारा कंटेंट कहीं ना कहीं किसी कहानी से ओतप्रोत ना होते हुए बिल्कुल फैक्ट्स और कंसेप्ट्स पर आधारित है, जहां से रिसेंटली इन वर्षों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो 4 अनिवार्य बैठकें कौन कौन सी। पहली 26 जनवरी को, दूसरी 1 मई को। 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे, 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे, तीसरा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे, और चौथा 2 अक्टूबर जिस दिन पंचायती राज की स्थापना हुई थी, गांधी जयंती। तो ये ग्राम सभा की 4 अनिवार्य बैठकें होती हैं दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा फैक्ट जो बहुत कम जगह आप लोगों को पढ़ने को मिलता है दोस्तों, और वो फैक्ट क्या है। 2 अक्टूबर 2009 राजस्थान का एक जिला भीलवाड़ा, दोस्तों इस भीलवाड़ा में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी चर्चा मैं यहां आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को भीलवाड़ा भारत का पहला जिला बना जहां पर ग्राम सभा की बैठक में नरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण हुआ। नरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण हुआ। तो कौन सा जिला। भीलवाड़ा राजस्थान का। कब हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब दोस्तों अपन बात करें कि जो 3 स्तर हैं पंचायती राज के। पहला आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा खंडिया ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। इसकी जो कहानी है वो डिटेल में चर्चा करते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।